नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SOS में। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दिया होगा, जिससे कि आने वाली सभी कहानियां आप तक तुरंत पहुंच जाए। वो कौन थी? ये कहानी एक फौजी की है, लेकिन आज मैं किसी जंग की दास्तान नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि आज इस कहानी में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाओं का जिक्र है जिन्हें सुनकर हो सकता है आपको उन चीज़ों पर विश्वास ना हो, जिन्हें शायद आप आज तक सुनने के बाद हंसी मजाक में भूल जाने की कोशिश करते थे। जी हाँ, मैं उन रहस्यमयी रूहानी ताकतों की ही बात कर रहा हूँ, जिसे कुछ लोग साइंस की डाल बनाकर छुपाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बहुत हल्के में लेकर आत्माओं को अफवाह समझकर अपने आप को तसल्ली देके राहत के सांस लेते हैं। यह 80 के दशक की एक पुरानी कहानी है, जो कि एक भारतीय फौजी की है जिसका नाम राजीव देशमुख है। राजीव देशमुख जम्मू में BSF की एक बटालियन में एक सिपाही था। राजीव को जम्मू आए हुए अभी महज 3 साल ही हुए थे और इन 3 सालों में राजीव 2 बार अपने गांव जाकर आया था छुट्टियों में। राजीव महाराष्ट्र में पुणे शहर के पास एक गांव का रहने वाला था। BSF में नौकरी मिलने के 1 साल बाद ही राजीव की शादी रश्मि से हो गई। रश्मि को राजीव पहले से ही पसंद करता था। दरअसल ये दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में जाया करते थे और राजीव की 12वीं पास होते होते इन दोनों में प्यार हो गया और दोनों के परिवारों ने आपसी सहमति से दोनों की शादी भी करवा दी। राजीव की नौकरी जम्मू में होने के कारण रश्मि अब उसके माता पिता के साथ ससुराल में ही रहती थी, लेकिन अक्सर वो राजीव को परेशान करती थी कि मुझे भी अपने साथ जम्मू ले जाओ। रश्मि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गाँव की सादगी उसमें छलकती थी, लेकिन राजीव को अभी महज 3 साल ही हुए थे जम्मू आए हुए। राजीव को पता था यहाँ परिवार बसाना इतना आसान नहीं है, इसलिए हर बार वो रश्मि को टाल देता था और रश्मि को भी शायद ना सुनने की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो राजीव को ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। इन्हीं सब में 2 साल कब बीत गए कुछ पता नहीं चला। गर्मियाँ आ गई थी। समर के मौसम में अक्सर जम्मू में थोड़ा शांति का माहौल रहता है, इसलिए राजीव हर बार गर्मियों में अपनी छुट्टियाँ लेकर अपने गाँव आ जाता है और इस बार भी राजीव की छुट्टियों का समय आ गया है। राजीव को छुट्टियाँ मिल चुकी हैं और वो जाने से पहले अपने सभी बटालियन के मित्रों से मिलता है और अपने रूम में आकर घर के लिए पैकिंग करने लग जाता है। अभी बैग खोला ही था कि उसका दोस्त विक्रम आ जाता है और विक्रम से कहता है, भाई राजीव, पुणे में मेरे चाचा रहते हैं, अगर हो सके तो उनसे मिलते आना। क्या है कि पापा ने मेरा सामान वहाँ रखा हुआ है, आते वक्त लेते आना। राजीव भी हाँ कहता है और उससे कहता है, अगर और कोई काम है तो वो भी कह दे। विक्रम कहता है, बस कुछ गर्म कपड़े हैं जो सर्दियों में काम आ जाएंगे, वही मंगा रहा हूँ। दोनों की बातचीत में कब पैकिंग हुई कुछ पता नहीं चला और विक्रम राजीव को स्टेशन छोड़ने गया। कुछ देर बाद ही राजीव की ट्रेन आ गई। लंबा सफ़र था। राजीव ने खाना खाया और ट्रेन में ही सो गया। अगले दिन राजीव अपने गाँव पहुँच गया। उसे लेने उसका छोटा भाई अपना स्कूटर लेके पहले से ही उसकी राह देख रहा था। राजीव रेलवे स्टेशन से बाहर आया और मुस्कुराकर अपने भाई को बोला, अरे भानु, कितनी देर हो गई तुझे आए हुए? मैंने तुझे कहा था ना, जब मैं फ़ोन करूँगा तब घर से निकलना। इतने में उसका छोटा भाई भानु बोलता है, अरे भैया क्या बोल रहे हो, मेरा तो रोज़ का काम है। दरअसल भानु अपने खेतों की सब्जियां यहाँ के रेस्टोरेंट और ढाबों में रोजाना बेचने आता था। राजीव मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ठीक है, और उसके पीछे बैठ जाता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। राजीव अपने घर जाकर माता पिता का आशीर्वाद लेके नहाने के लिए चला जाता है। जब राजीव नहाकर वापस आया तो माँ ने उसे कहा, बेटा खाना लगा दिया है, खा लो। लेकिन माँ, रश्मि कहाँ है? राजीव ने दबी आवाज में अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया, अरे बेटा, जब से तेरे आने की खबर लगी है तब से वो मुंह फुलाए बैठी है। अब तू ही मना सकता है उसको, हमसे तो ना हो पा रहा। असल में रश्मि राजीव से इसलिए नाराज है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो उसे यहीं छोड़ के चला जाएगा। माँ, मैं समझ गया हूँ वो क्यों नाराज है, राजीव कहता है। माँ बोलती है, आखिर तू उसे अपने साथ ले क्यों नहीं जाता? माँ क्या करूँ, एक फौजी की नौकरी होती ही ऐसी है। अगर उससे साथ ले गया तो ड्यूटी में मन नहीं लगेगा और वैसे भी जम्मू में मुझे जवानों के साथ कैंप में ही रहना पड़ता है। अगर रश्मि को साथ ले गया तो वहाँ अलग से एक घर लेना पड़ेगा, इसलिए मैं रश्मि को हमेशा टाल देता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, चलो उसको प्यार से समझा दो जैसे मुझे समझाया। राजीव अपना खाना लेकर रश्मि के पास अपने कमरे में जाता है और अपने अंदाज में रश्मि को सारी बात समझा देता है। रश्मि भी समझ जाती है।
राजीव को 2 महीनों की छुट्टियां मिली होती है, लेकिन जम्मू में हालात खराब होने के कारण उसे एक ही महीने में वापस आ जाने के लिए कह दिया जाता है। और 1 महीना कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता। माँ राजीव से कहती है, बेटा तुझे 2 दिन बाद तो वापस जाना है, तो जाकर अपने दोस्तों से मिलकर आ जा। इतने में ही राजीव बात काट के बोलता है, अरे माँ अच्छा याद दिलाया, मेरे साथ की बटालियन में काम करने वाले मेरे दोस्त विक्रम ने भी मुझे एक काम बताया था। मैं उसके गांव जाकर आता हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा। राजीव अपने छोटे भाई का स्कूटर लेके निकल पड़ा। अभी राजीव अपने दोस्त के गांव पहुंचा ही था कि रास्ते में ही गांव वालों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर राजीव भी रुक गया और एक आदमी से पूछा, भैया क्या हुआ है यहाँ? उस आदमी ने उसे जवाब दिया, गांव की एक लड़की ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली है। राजीव एक फौजी है, इसलिए उसने सोचा एक बार देख लेता हूँ। राजीव ने देखा लड़की वहीं पेड़ पर लटक रही थी। राजीव का दिल मचला और जोर से चिल्लाकर बोला, अरे कोई इसे नीचे उतारो, मदद करो। फिर भीड़ में से ही 1-2 आदमी आगे आए और उस लड़की को पेड़ से नीचे उतारा। फिर राजीव ने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस को सूचित किया और फिर अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़ा। दोस्त के घर जाकर राजीव ने रास्ते का सारा वाकया उन्हें भी बताया। तो राजीव की आधी बात काटकर उसके दोस्त विक्रम की चाची ने कहा, यह तो होना ही था। राजीव चौंक कर एकदम से पूछता है, क्यों? वो लड़की कौन थी? उसने आत्महत्या क्यों की? आखिर मामला क्या है? तो चाची ने बताया, उस लड़की का नाम रूपा है और वो पास के ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, पर वो किसी अन्य जाति का था। मुझे तो लगता है गांव वालों ने ही उसे लटका दिया। इतने में ही चाचा जी एक बैग लेकर आते हैं और राजीव को दे देते हैं, जिसे लेकर राजीव वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आज राजीव की ट्रेन है। वो जाने से पहले रश्मि से मिलता है और रश्मि मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से वही पूछती है, क्या मुझे भी लेके जा रहे हो? और फिर दोनों एक साथ हंसने लग जाते हैं। राजीव का भाई खेतों के काम से शहर गया होता है, तो राजीव के पिताजी उसे बोलते हैं, चल बेटा तुझे छोड़कर आ जाता हूँ। तो राजीव कहता है, मैंने सोमनाथ को बोल दिया है, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़कर आ जाएगा। सोमनाथ उसके बचपन का दोस्त है जो कि उसके पड़ोस में ही रहता था। इतनी ही देर में सोमनाथ भी बाहर आ जाता है और राजीव को आवाज मारता है। राजीव सबसे मिलता है और सोमनाथ के साथ निकल जाता है। सोमनाथ उसे रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। राजीव जैसे स्टेशन के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे रश्मि, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? दरअसल राजीव देखता है रश्मि पहले से ही एक बैग लेके वहाँ बैठी हुई है और राजीव को बोलती है, मैंने अपने कुछ कपड़े ले लिए हैं, भले ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन के लिए ही मुझे साथ ले जाओ। राजीव के पास इस बार कोई बहाना नहीं था, आखिर 10-12 दिन के लिए मना भी कैसे करता। इसलिए रश्मि की भी एक टिकट लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और रास्ते में ही अपने दोस्त को फ़ोन करके उसे सारा वाकया बताता है और रहने की व्यवस्था करने के लिए बोल देता है। अगले दिन विक्रम उन्हें लेने पहले से ही रेलवे स्टेशन आ जाता है। राजीव के आते ही विक्रम भाभी को नमस्ते बोलता है और फिर गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं। रास्ते में विक्रम राजीव को बताता है, इतनी जल्दबाजी में कैंप के आसपास कोई भी ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने हाईवे पे ही एक पुराना मकान है उसको भाड़े पे ले लिया है। हाँ, पर वहाँ थोड़ी बिजली और पानी की समस्या है, इसलिए देख लेना। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है, 10-12 दिन की ही बात है, जैसे तैसे काट लेंगे। विक्रम उन्हें वहाँ ले जाकर छोड़ देता है और मकान मालिक से भी मिलवा देता है और फिर अपना बैग लेकर वापस अपने कैंप में आ जाता है। राजीव को अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इसलिए वो उसी दिन रश्मि को जम्मू घुमाने ले जाता है। दिन भर जम्मू घूमने के बाद वो शाम को ही बाहर ही कुछ खा पी कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह रश्मि राजीव को उठाती है और कहती है, सुनो जी चाय पी लो। राजीव उठता है और अपनी आंखें मसलता हुआ रश्मि को बोलता है, अरे तुम्हें मैं पहले ही ले आता तो खाने पीने की तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। कैंप का खाना खा कर मैं बोर हो चुका था। आज पहली बार जम्मू में मैं घर का खाना खाऊंगा, लेकिन तुमने चाय बनाई कैसे? तो रश्मि कहती है, सुबह ही विक्रम जी खाने पीने का कच्चा सामान दे के चले गए और दूध भी दे के चले गए। राजीव बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, पर बनाया कैसे? घर में तो चूल्हा चौका है ही नहीं। फिर रश्मि कहती है कि मैंने बाहर पड़ी ईंटों से एक चूल्हा बना दिया है, उसी में ही बनाई है चाय। अरे तुमने इतनी दिक्कत क्यों की? ऐसा करूँगा, मैं शाम को आते वक्त एक स्टोव लेता हुआ आऊँगा। तो फिर रश्मि कहती है, मुझे स्टोव में खाना बनाना नहीं आता,
गांव में इतने सालों से मैंने चूल्हे पे ही खाना बनाया है, इसलिए मैं चूल्हे में ही बनाऊंगी। राजीव कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो बता देना। और फिर नाश्ता करके राजीव ड्यूटी के लिए निकल जाता है। ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत गए। एक दिन विक्रम राजीव को बोलता है, राजीव तुम जब से गांव से वापस आए हो बहुत कमज़ोर हो रहे हो, क्या बात है? राजीव कहता है हाँ यार पता नहीं, अचानक से 10 किलो वजन कम हो गया है। डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने भी नॉर्मल बता दिया, बस कुछ विटामिन की गोलियां दी है। असल में राजीव जब से आया है तब से उसका रोजाना 1 किलो वजन कम हो रहा था और दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। अब 15 दिन बीत गए हैं। राजीव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ दिनों की छुट्टियां ले लेता है। विक्रम उसे शहर के एक हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जांच के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर भी चौंक जाता है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा था राजीव का वजन कम होता जा रहा था। विक्रम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और राजीव कुछ समझने की हालत में नहीं था। फिर भी विक्रम राजीव से पूछता है आखिर तुम खाने में खाते क्या हो? क्या भाभी का खाना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं यार, तेरी भाभी तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं पहले से 1-2 रोटी ज़्यादा खाने लग गया हूँ। मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। विक्रम कुछ देर तक सोचता रहता है। फिर राजीव से कहता है यार मुझे ये मामला ऊपर की हवा का तो नहीं लग रहा, कहीं तुम पे किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है? और अगले दिन विक्रम राजीव को तैयार रहने के लिए कहता है। दरअसल विक्रम राजीव को एक तांत्रिक के पास ले जाना चाहता है जिसे वो जानता है। और अगले ही दिन विक्रम राजीव को लेने उसके घर गया और बाहर ही उसे रश्मि खड़ी दिखी। उसने बोला राजीव तैयार हो गया? रश्मि कहती है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, रात भर जाग रहे थे, अभी सुबह ही दवाई लेके सोए हैं। विक्रम कुछ देर सोचता है और बोलता है अच्छा जब उठेगा तो उसे कहना विक्रम आया था, और चला जाता है। लेकिन वो अकेला ही उस तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक को जाकर राजीव के हालात बताता है। वो तांत्रिक उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे पहले से ही लग रहा था कि आसपास कुछ तो अनहोनी घटी है। विक्रम बाबा से पूछता है बाबा मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा से कहता है अरे सब तो तुम्हारे सामने ही हुआ और तुम कुछ समझे नहीं। वक्त में थोड़ा पीछे जाओ। जब से राजीव अपनी छुट्टियां काट कर आया है तब से आज तक, और पहले जब राजीव यहाँ रहता था उसमें और आज में क्या फ़र्क है? तो विक्रम कहता है रश्मि भाभी। तांत्रिक बोलता है ऐसा करो उसे यहाँ लेकर आ जाओ। पर बाबा वो तो चलने फिरने की हालत में नहीं है। ऐसा करो उसके कमरे की धूल, उसके घर पे बना हुआ खाना और उसकी पत्नी का कोई एक सामान मुझे लाकर दो, फिर मैं देखता हूँ। अगले ही दिन विक्रम राजीव के घर जाता है और राजीव से मिलता है और उसे बाहर टहलने के बहाने ले आता है और सारा वाकया उससे बताता है। और राजीव कहता है माना जब से रश्मि को लेकर आया हूँ तब से मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन विकिन छोड़, पहले ये काम करते हैं, कम से कम मन का भ्रम तो निकल जाएगा, विक्रम उससे कहता है। राजीव मान जाता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर विक्रम चुपके से एक कागज में कमरे की धूल उठा लेता है और अपनी जेब में डाल देता है और राजीव उसे रश्मि की कंघी दे देता है जिससे रश्मि अपने बाल बनाती है। और रश्मि को कहता है अरे सुनो, विक्रम पहली बार घर आया, कुछ बना के नहीं खिलाओगी? रश्मि कहती है अच्छा अभी लाती हूँ। और थोड़ी ही देर में रश्मि पकोड़े तल के ले आती है और साथ में चाय भी ले आती है। जब रश्मि का ध्यान इधर उधर होता है तो विक्रम चुपके से 2-4 पकोड़े अपनी जेब में डाल देता है और फिर खा पी के निकल जाता है। विक्रम राजीव के घर से सीधा ही तांत्रिक के पास आ जाता है और तांत्रिक को सामग्री दे देता है। तांत्रिक वो तीनों चीज लेके एक छोटी सी मटकी में डाल देता है। मटकी में कुछ मिट्टी डालता है, थोड़ा सिंदूर डालता है, थोड़ी हल्दी डालता है और बहुत देर तक मटके को घुमाता रहता है। कुछ मंत्र भी जाप करता रहता है। थोड़ी ही देर बाद वो सारा सामान मटकी उल्टी करके जमीन पे फेंक देता है। कंघी को एक खड्डा खोद के उस जमीन में गाड़ देता है और धूल को हाथ में लेके फूंक मार के उड़ा देता है। और जो पकौड़े होते हैं उसे एक कुत्ते को खिलाने के लिए बुलाता है। एक कुत्ता पास में आता है, पकौड़ों को देख के बहुत देर तक उन्हें घूरता रहता है। फिर वो तांत्रिक की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और वहां से भाग जाता है। फिर तांत्रिक कहता है
कि मुझे वहाँ जाना होगा। मुझे आभास हो रहा है कि वहाँ पर कोई जादू टोना नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति का काम है। मुझे खुद को देखना पड़ेगा। और फिर विक्रम और तांत्रिक मिलकर एक योजना बनाते हैं। दरअसल विक्रम तांत्रिक को अपना रिश्तेदार बनाकर राजीव के घर ले जाना चाहता है और राजीव को वो फ़ोन करके सारा वाक़या बताता है। राजीव तैयार हो जाता है और अगले दिन आने के लिए कह देता है। और अगले ही दिन विक्रम तांत्रिक को अपने साथ राजीव के घर ले जाता है। जैसे ही तांत्रिक विक्रम के घर के अंदर घुसता है, उसकी नज़र चूल्हे पे पड़ती है। ये वही चूल्हा है जो रश्मि ने बनाया था। वो उसे कुछ देर तक घूरता है और सीधा अंदर आ जाता है। तांत्रिक का ये शक यकीन में बदल जाता है जब वो राजीव की हालत देखता है। राजीव एक फौजी नहीं बल्कि एक कुपोषित का मरीज लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसने सालों से कुछ नहीं खाया। शरीर की एक एक नस से लेकर एक एक हड्डी दिख रही थी। फिर राजीव रश्मि को कहता है, यह विक्रम के चाचा जी हैं जो शहर में किसी काम से आए हैं। शाम तक यहीं रुकेंगे, इसलिए इनके लिए खाना वाना बना देना। रश्मि उस तांत्रिक को घूर के देखती है और गुस्से में राजीव को बोलती है, पर घर में तो कोई सब्जी नहीं है, लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। और गुस्से से थैला उठाती है और सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। फिर राजीव तांत्रिक से पूछता है, बाबा क्या आपको सच में लगता है रश्मि में कोई आत्मा है? क्या उसी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है? तांत्रिक कहता है, मुझे पहले शक था पर अब पूरा यकीन हो गया है। विक्रम पूछता है, कैसे बाबा? फिर तांत्रिक राजीव से पूछता है, क्या तुम्हारे घर का खाना क्या उसी बाहर बने चूल्हे पे बनता है? तो विक्रम कहता है, जी हाँ बाबा, लक्ष्मी शुरू से ही गांव की रहने वाली है, इसलिए उसी ने वो चूल्हा बनाया है और उसी में ही हमारा खाना बनता है। तो तांत्रिक पूछता है, क्या तुम्हारे सभी गांव वाले बिना लकड़ी के चूल्हा जलाते हैं? राजीव और विक्रम दोनों चौंक जाते हैं और विक्रम कहता है, बाबा ये कैसे हो सकता है? तो फिर तांत्रिक कहता है, यहाँ दूर दूर तक जलाने लायक कोई लकड़ी नहीं है और घर पे भी कोई लकड़ी नहीं है। चूल्हे में राख नहीं है। चूल्हे को देख के लग रहा है जैसे उसे अभी अभी बनाया गया हो। तो फिर इसका खाना कहाँ बनता है? राजीव के होश उड़ जाते हैं और वो झट से बाहर जाकर चूल्हे को देखता है। सच में चूल्हे को देख के साफ पता लग रहा था वो अभी अभी बनाया गया हो। ना कोई लकड़ी, ना उसके अंदर राख, ना कोई बर्तन आसपास, बस कुछ ईंटों को सजा के रखा हुआ था। विक्रम राजीव दोनों डर जाते हैं। इतने में ही रश्मि वापस आ जाती है और विक्रम को कहती है, आलू पालक की सब्जी मिली है, क्या आप खा लोगे? विक्रम डरते डरते कहता है, हाँ हाँ खा लूँगा। विक्रम और राजीव की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे को दिलासा दे रहे हो। और रश्मि बाहर खाना बनाने चली जाती है और फिर तीनों दबे पांव दरवाजे के पास आते हैं और देखते हैं रश्मि अपनी दोनों टांगों को चूल्हे के अंदर डाल के जला रही है और ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें वो सब्जी बना रही है और गुनगुनाते हुए अपने हाथ का चमचा हिला रही है। यह दृश्य बहुत ही खौफनाक था। सब डरे हुए थे। विक्रम ये सब देख के चौंक जाता है और जोर से चिल्ला पड़ता है और तांत्रिक अपने थैले से हल्दी जैसा कोई पाउडर निकालता है, कुछ मंत्र जाप करता है और रश्मि के ऊपर फेंकने लगता है। रश्मि का चेहरा एकदम लाल हो रखा था, मानो उसके चेहरे में चमड़ी ही नहीं थी। रश्मि हंसती है, तीनों को घूरती रहती है और अपनी जलती टांगों को लेकर घर के बाहर भाग जाती है। राजीव और विक्रम को कुछ समझ नहीं आता। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा सा छा गया था और फिर राजीव जोर जोर से रश्मि का नाम पुकारने लगता है। तांत्रिक बोलता है, घबराओ मत, ये रश्मि नहीं थी। अगर ये रश्मि होती तो पहले ही दिन इसकी टांगें जल जाती। ये कोई चुड़ैल है जो जाने अनजाने में तुमसे टकरा गई। फिर राजीव अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से अपने छोटे भाई भानु को फ़ोन लगाता है। अरे भैया, जब से गए हो आज जाकर याद आई है हमारी। राजीव कांपती आवाज़ में बोलता है, अरे क्या बताऊँ यार, मेरे साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ भैया? अरे तेरी भाभी है ना, भाभी। राजीव इतना ही कहता है कि उसकी बात काटकर भानु बोलता है, हाँ भैया, भाभी तो दिन रात एक ही रट्टा मारती रहती है, तू शादी मत करना। कल को तेरी नौकरी लग गई तो तू भी अपनी बीबी को घर बिठाकर रख देगा। राजीव हड़बड़ाकर कहता है, ये क्या बोल रहा है तू भानु? तेरी भाभी तो यहाँ मेरे साथ। इतने में ही भानु उसकी बात काट कर बोलता है, हाँ आपकी ही बीबी है तो आपके साथ ही रहेगी हमेशा। अच्छा अभी मैं घर पे ही हूँ, आप बोलो तो भाभी से बात कराऊँ
जब से आप गए हो रोज़ मुझसे पूछती है भैया का फ़ोन आया क्या, कुछ बात हुई क्या। कभी कभी तो मुझे ही फ़ोन करने को कहती है, पर मैं जानता हूँ आप वहाँ पर बिजी रहते हैं, इसलिए मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। अच्छा हुआ आज आपने फ़ोन कर दिया। राजीव को कुछ समझ नहीं आता और उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में राजीव की आंख खुलती है। विक्रम वहीं होता है और उससे कहता है तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने बोला है एक दिन और लेट हो जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने कहा है पिछले कई दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। दरअसल वो रश्मि नहीं थी। रश्मि तो वहीं अपने गांव में थी। वो कौन थी, राजीव को क्यों मिली, कहाँ से आई, कहाँ चली गई, यह आज तक एक रहस्य है। राजीव भी धीरे धीरे वापस ठीक हो गया था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो अपना प्यार बनाए रखें। हम आगे आपके लिए नई नई ऐसी कहानियाँ लाएंगे जो आपने पहले ना कहीं सुनी होगी ना कहीं देखी होगी। आप सब कुशल मंगल रहें यही कामना करते हैं। और आप भी हमारे चैनल SOS में अपना प्यार बनाते रहें। आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलते हैं।